सर्वोदया मूवमेंट, ठीक है। उसके बारे में हर एक चीज को डिस्कस किया था। सर्वोदया मूवमेंट में क्रिटिसिज्म पे एंड किया था सर। हाँ जी, ठीक है। तो अब जो हमारे पास इसका कंक्लूजन रह जाता है अल्टीमेटली, जो गांधीयन फिलॉसफी की बात है या गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात है या गांधीज्म की बात है, तो उसमें जो है अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली क्या, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, ठीक है, कि बोस के साथ क्या रहे थे उनके, और जो अंबेडकर अंबेडकर जी के साथ क्या थे वो क्या थे, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। क्लियर। बेसिकली अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो मैं नेहरू के बारे में क्यों नहीं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे। नेहरू का इसलिए नहीं, क्योंकि हमने जो है वहां पे देखा कि जब प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात होती है 1937 में भी, ठीक है, उससे पहले जो था नेहरू वाला जो फेज था, वहां पे हमने देखा कि वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जो थे ज्यादा टिल्टेड थे। तो वो जो 1-2 साल का गैप है वहां पे रहता है बेसिकली। अदरवाइज हम लेटर ऑन देखते हैं तो 1940 में जो था वो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, किसको, नेहरू को गांधी जी के द्वारा, इंस्टेड ऑफ जो सबसे मतलब अगर वहां पे ये बोला जाए कि उनकी तरफ से जो आशाएं लगाए बैठे थे, या इंस्टेड ऑफ नेहरू नहीं होना था तो किसको रखा गया था वैसे, सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी को जो था वो सभी की तरफ से माना गया था कि वो जो है नहीं, पटेल के साथ नहीं आते, इनके सुदेश बोल रहे हैं, पटेल के साथ नहीं जिक्र करेंगे यहाँ पे। और इससे पहले अगर हम सम फैक्चुअल डिटेल्स अबाउट अगर गांधी जी की बात करें तो यहाँ पे अगर इसको एक कोइंसिडेंस बोल लो, ये हो सकता है कि जो गांधी जी का जन्म था वो भी फ्राइडे को ही हुआ था, जो गांधी जी की डेथ हुई थी वो भी फ्राइडे को ही हुई थी, और जब देश आजाद हुआ उस दिन भी फ्राइडे ही था। तो एक ये हिस्टोरियन के द्वारा बोला जाता है कि ये इन सम हाउ एक कोइंसिडेंस था, ठीक है। इसके अलावा हम देखें जो उनकी कंट्रीब्यूशन की बात है, तो सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के सॉरी गांधी जी के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं था कि अगर हम यहाँ पे उनकी बात करें, एक सिर्फ बेसिक सी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता था उनपे, और ऐसा नहीं था कि अगर वहां पे हरिपुरा सेशन हुआ या त्रिपुरी सेशन हुआ तो वहां पे लड़ाई झगड़े वाली कोई बात थी, ठीक है। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लेटर ऑन जब वो रशिया होते हुए आपके जर्मनी में, बर्लिन में, सिंगापुर, मलाया, वहां उन कंट्रियों से ऑपरेट करते हैं, जापान, टोक्यो से करते हैं, तो जो राष्ट्रपिता का, फादर ऑफ नेशन का जो संबोधन दिया था वो किसने दिया था, पता है आप लोगों को? 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था राष्ट्रपिता का, भूल गए? फादर ऑफ नेशन जो था वो रिकॉग्नाइज किया था किसके लिए, महात्मा गांधी के लिए। और ऐसा नहीं था, वहां पे इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी कि अगर, हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस थ्रू रेडियो, आजाद हिंद रेडियो की जो जिसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, कहां पे, बर्लिन में, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा ही वहां पे बोला गया कि सॉरी, गांधी जी के द्वारा नहीं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था गांधी जी के लिए कि अगर मान लो मेरे द्वारा, अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करूंगा, अगर मोबिलाइज करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे बोलने पे बोला 20 लाख लोग आएंगे। अगर गांधी जी बोलेंगे, अगर गांधी जी की एक आवाज होगी तो गांधी जी के बोलने पे 20 करोड़ लोग आएंगे। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने जो था वो सपोर्ट किया था उनको। एक बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से मुद्दे पे जो था, अगर वहां पे जो गांधी जी का स्टैंड था या सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैंड था, तो वो किस बेस पे वहां पे दोनों के अलग अलग थे। अगर हम इसकी बात करें तो गांधी जी जैसी पर्सनैलिटी है वहां पे, अगर हम इंडिया की बात करें तो गांधी जी के नाम पे ही नियर अबाउट 53 रोड की जो है वो उनके नाम के ऊपर नाम रखा गया है। अगर इसी चीज को हम वर्ल्ड वाइड बात करें और ग्लोबल लेवल पे इसकी बात की जाए तो लगभग लगभग 48 रोड जो है वो गांधी जी के नाम से ही। ऐसा नहीं था, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, गांधी जी ने स्पेशली चिट्ठी लिखी थी किसके लिए, हिटलर के लिए, ठीक है। और ये गांधी जी की आदत थी कि उन्होंने वहां पे पहले तो उनकी काफी ज्यादा तारीफें की थी, प्रॉपरली जब चिट्ठी में लिखा था कि आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है। हाँ, नो डाउट कि जो आपके क्रिटिक्स हैं, आपके जो एनिमीज हैं, वो आपके बारे में बोलते भी हैं, और जिसका मुझे इस बात से शुरू में उन्होंने तारीफ की, लेटर ऑन उन्होंने बोला कि जो आपके एक्शंस हैं, ठीक है, और जो आप ब्रूटल कर रहे हैं लोगों के अंगेंस्ट या एनिमीज के अंगेंस्ट, उसको जो है उस चीज का मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं। तो उन्होंने वहां पे भी कोशिश की थी। अगर उससे पहले और बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो वहां पे जो था
गांधी जी ने सपोर्ट किया था किसको इनिशियली, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, क्यों, रीजन पता है आप लोगों को, वो तो अलग था बोयर्स वॉर के टाइम का जो आप इंसिडेंट्स जो कॉप्स उन्होंने वहां पे एस्टेब्लिशमेंट की थी, लेकिन इनिशियल में जो था वर्ल्ड वॉर के टाइम, वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया था कि सपोर्ट किया था किसको, ब्रिटिशर्स को नहीं, लेकिन लेटर ऑन जो था उनके अगेंस्ट, क्योंकि वो हमने सारे के सारे इंसिडेंट देखे वहां पे, उनको ये था कि जो प्रेयर पिटिशंस वाला जो तरीका है उससे जो है हमें जो है वो ब्रिटिशर्स को, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर लेटर ऑन हम बात करें, अब यहाँ पे जब हम शुरुआत करेंगे, अगर 1938 में कौन सा सेशन होता है कांग्रेस का, हरिपुरा सेशन, ठीक है, जिसको प्रिजाइड करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में कौन सा होता है, त्रिपुरी सेशन। लेकिन जब हमने हरिपुरा सेशन देखा तो उसके बाद ही जो है वहां पे, यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स थी उससे तो रिजाइन दे दिया था गांधी जी ने, लेकिन लेटर ऑन जब हम बात करते हैं किसके लिए, 1939 में जब वहां पे वो खुल के सामने आए, तो वहां पे गांधी जी ने जो है कैंडिडेट उतारने की कोशिश की अगेंस्ट किसके, सुभाष चंद्र बोस के। तो कैंडिडेट किसको उतारा गया, बिल्कुल गलत, सबसे पहले किसको अप्रोच किया गया था, ये तो सभी जानते हैं कि पट्टाभी सितारमैया को लड़ाया गया था और उसके बाद जो था वो इलेक्शन जीते, सबसे पहले अप्रोच किया गया था किसको, हाँ जी, उनको दो, वो तो बाद में फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे ना, मैं बोल रहा हूं कि अप्रोच किसको किया गया था, हाँ जी, भूल गए, सबसे पहले उन्होंने इनिशियल स्टेज में जो था जवाहरलाल नेहरू को जो था वो अप्रोच किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मना किया, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं कंटिन्यूसली 2 सेशन को प्रिजाइड कर चुका हूं, 36 का सेशन किसने प्रिजाइड किया था, नेहरू ने, 37 का भूल गए, फर्स्ट एग्रेरियन सेशन, 36 का सेशन कहां पे हुआ था, फैजाबाद, कहां पे है, कहां पे है फैजाबाद, जिसने बोला, यूपी में है, लेकिन आप बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप पॉइंट पे नहीं पहुंचे, जो 36 का सेशन था वो फैजपुर में हुआ था, बेसिकली फैजपुर वाज इन महाराष्ट्र, बॉम्बे, ठीक है, और हमने वहां पे देखा कि जो ऑपरेट कर रहे थे वो कहां से कर रहे थे, वर्धा से ही सारा का सारा वहां पे कर रहे थे फैजपुर में, और उसके बाद का जो सेशन हुआ था वो लखनऊ, ठीक है, ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इनको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, और अगर एग्जामिनर यहाँ पे एक्सपेक्ट यही करता है कि, और मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, अब मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला था कि आप जो सारे के सारे सेशंस को जो है वो याद करने बैठ जाओ, इनिशियल 4 करवाए थे मैंने आपको नोट, उसके बाद जो 1905, 1906, 1907 का मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसके बाद 1916 का, 1917 का, 18 का 20 तक जो जितने भी सेशन हुए थे, फिर 22 में, 23 में स्वराज पार्टी जब बनती है, 24 का सेशन, उसके बाद 29 का और 30 का सेशन, उसके बाद 36 से लेके 40 तक के सेशन, और 40 में हमने देखा जो 40 का सेशन है वो कहां पे होता है, 40 का, 29 का नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, फुल इंडिपेंडेंस, मैं क्या बोल रहा हूं, 1940 का सेशन, 1940 का क्यों बोला, क्योंकि जो 1940 में जिसने सेशन को प्रिजाइड किया था वो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म तक जो था वो प्रेसिडेंट रहा, क्योंकि ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे सेशन ही नहीं हो पाए, तो जो नेक्स्ट सेशन होता है वो 45 में जाके होता है, 46 में, ठीक है, और लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्रेसिडेंट भी रहे वो भी यही थे जिन्होंने 1940 का जो सेशन प्रिजाइड किया था, कौन थे, क्या बोला, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वेरी गुड, 1940 का, और यही कंटिन्यूसली, अब मैंने जब बात की 1900, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी यहाँ, बिल्कुल सही बोला आपने कि यंगेस्ट भी यही थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी यही थे, ठीक है। अब जब हम लेटर ऑन बात कर रहे हैं 1939 में, मैंने बोला कि सबसे पहले अप्रोच किसको किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू को, फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर पट्टाभी सितारमैया जो है वो 3rd नंबर पे आते हैं, याद है या भूल गए, 2nd नंबर पे अप्रोच किया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद को, लेकिन होता यह है कि बेसिकली सुभाष चंद्र बोस कहां से आते थे, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, ये भी वहीं से आते थे, तो इनको पता था, इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया वहां पे कि मैं जो नहीं, मैं इनके अगेंस्ट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, गांधी जी को। अब बात आती है पट्टाभी सितारमैया की, 3रे नंबर पे, बेसिकली ही बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, और ऐसा नहीं था, ये पहले से ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे थे और काफी ज्यादा क्लोज थे गांधी जी के, ठीक है, लेटर ऑन वहां पे उस टाइम पे इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी किसकी, आंध्रा बैंक की, जो आपका बैंक आज भी चलता आ रहा है, उसके फाउंडर जो है वो पट्टाभी सितारमैया ही है, सुना है आपने नाम आंध्रा बैंक का रिसेंटली, इसके फाउंडर यही पट्टाभी सितारमैया है,
ठीक है। और ये जो है जब इनको अप्रोच किया गया तो गांधी जी जो है इनको मना नहीं कर पाए, और यहाँ पे अल्टीमेटली फाइनली इलेक्शन लड़ा जाता है। और वो मैंने आपको बताया था कि जो सुभाष चंद्र बोस को कितने वोट मिलते हैं, नियर अबाउट 1527, 1527 वोट जो है वो किसको पड़ते हैं, नियर अबाउट, अगर आपने रफली याद करना है, नियर अबाउट 1550 के आसपास वोट पड़ते हैं सुभाष चंद्र बोस को। और जो पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोट डाले जाते हैं, 1370-80 के आसपास। अब यहां पे देखो कि मार्जिन कुछ ज्यादा नहीं था। बेसिकली ये जो डिफरेंस आया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे जो अप्रोच किया गया था, हाईलाइट किया गया था, किसकी तरफ से किया गया था, गांधी। और गांधी जी का आप रोल समझते हैं कि जो उस टाइम की पॉलिटिकल सिनेरियो था उसमें कितना ज्यादा जो गांधी जी का हाथ रहा होगा उनके ऊपर। बेसिकली ये जो डिफरेंस यहां पे जो हारे, जिस डिफरेंस से हारे, ये एक्चुअल में उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई थी। जो तमिल और आंध्रा स्टेट थी, वहां पे जो इनका रीजनल लैंग्वेजेस का जो क्लैश चलता रहता है, जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, उसकी वजह से जो था उनको वहां से वोट कम पड़े, जो रीजनल लेवल का मुद्दा आता है लेटर ऑन। लेकिन जब पट्टाभी सीतारमैया हारे तो गांधी जी ने ओपनली बोला था कि ये जो हार है ये मेरी पर्सनल हार है। फिर इसके बाद जो था कोई भी जो था तैयार नहीं हुआ। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत बताया था मैंने आपको कि नहीं, वो जो था काफी ज्यादा, जो लेटर ऑन आजाद भारत में यूपी के सीएम भी बने। ठीक है, उन्होंने जो था यहाँ पे फिर अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया, किसके, सुभाष चंद्र बोस के। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे मना किया था कि ऐसा नहीं है, ये एक इलेक्शन इलेक्टेड तरीके से आए हैं, तो मतलब हम ये जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमें जो है इनकी बातों को मानना पड़ेगा। क्लियर कट। ठीक है, और उसके बाद जो था खुद वॉलंटियरली जो है वो रिजाइन कर दिया जाता है, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं इस जो ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है इसमें जो है वो काम करना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की जाती है फॉरवर्ड ब्लॉक की। क्यों रखा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम उसका, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था ना सुभाष चंद्र बोस ने, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो नाम रखा था, हाँ जी, अबुल कलाम आजाद 1939, ठीक है जी, सुदेश, रिशु वालिया, अनुज कुमार रिशु वालिया। ठीक है, क्यों बनाया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या रीजन था इसके पीछे। ठीक है, तो नाम जब यहां पे रखा, जब इसका नामकरण किया गया, नॉमिनेशन किया गया, तो वो किस बेस के ऊपर आगे किया गया। हाँ जी, रिशु वालिया बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, क्यों रखा गया था, बताया था मैंने आप लोगों को कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, पर जो मैं कोर रीजन हूं उसको जानना चाह रहा हूं कि क्यों रखा है। एक्चुअल में ये जो ब्लॉक बनाया गया था ये विद इन द कांग्रेस ही था। उन्होंने बोला कि हम स्प्लिट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, विद इन द कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो लाइक सूरत स्प्लिट की तरह थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वही सिचुएशन जो है वो 1923 में भी आ रही थी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वराजिस्ट। ठीक है, एक जो थे वो इलेक्शन लड़ने के फेवर में थे, दूसरे जो थे वो इलेक्शन लड़ने के फेवर में नहीं थे। उसी टाइम जो था वो गांधी जी को जेल भी हुई थी। और वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि गांधी जी को जो जेल हुई थी वो कितने टाइम के लिए हुई थी, 6 इयर्स के लिए। लेकिन उनको जो है पहले रिलीज कर दिया जाता है, क्यों, ड्यू टू द हेल्थ इश्यूज, है ना। बिल्कुल गलत, हेल्थ इश्यूज तो थे ही थे, लेकिन जो कोर रीजन था उसका वो इसलिए रिलीज किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, क्योंकि जो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए थे स्वराजिस्ट और प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में, वहां पे ये चाहते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि गांधी जी भी किसके फेवर में नहीं थे, इलेक्शन लड़ने की। तो उनको यही एक उनके मन में यही एक डर था ब्रिटिशर्स के, या बोल लो कि एक वो ऐसा चाहते थे कि अगर गांधी जी को रिलीज कर देते हैं तो गांधी जी जो है वो गेस्ट बोलेंगे किसके, स्वराजिस्ट के, और यहाँ पे जो है वो कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। बेसिक रीजन यही था, हेल्थ इश्यूज नहीं थे। ठीक है, अगर 1900, हाँ जी, 1939 में हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो नाम क्यों रखा गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो सोच है, हमारी जो काम करने की क्षमता है, वो जो है कांग्रेस से 4 कदम आगे है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे। अगर जो भी काम किया जाएगा वो इनसे पहले किया जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि जो आइडियाज हैं वो हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं। हमारे पास अगर बात हो रही है तो जो लेफ्टिस्ट विंग था स्पेशली उस टाइम पे, उनकी बात हो रही है। तो दैट्स व्हाई दे नेम्ड इट फॉरवर्ड ब्लॉक, कि हम जो हैं हमेशा जो है वो कांग्रेस से आगे ही हैं। ठीक है, और उसके बाद जो था वो एक्टिंग प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया वहां पे। वो सारे का सारा कॉन्फ्लिक्ट हमने वहां पे देखा हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं ना, इज इट क्लियर। ठीक है,
तो लिख लो यहाँ पे, हम करेंगे सबसे पहले बोस और गांधी जी के बीच में। तीसरे पॉइंट पे, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी के ऊपर क्या बोल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला डेमोक्रेसी के लिए? इनिशियली जब यंगर थे सुभाष चंद्र बोस, तब वो फेवर थे डेमोक्रेसी में। लेटर ऑन उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम इक्वालिटी को अचीव करना है, या पुअर और जो रिच है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको खत्म करना है, तो हम उसको नॉट, इट विल नॉट अचीव थ्रू द डेमोक्रेसी। ठीक है, वहां पे जो है फर्स्टली आपको जो है वो ऑटोक्रेटिक रूल की जरूरत है। ठीक है, और दूसरी तरफ गांधी जी ने किसके बारे में बात की थी? जो हिंद स्वराज में भी बोला था 1909 में, राम राज्य। राम राज्य में क्या क्या? इंडिविजुअल की जो सेल्फ गवर्नमेंट की, गांधी जी का जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि इंडिविजुअल लेवल में हर लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा हमने देखा कि वो गांव की जो बात कर रहे थे, विलेजेस की जो बात कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? ठीक है, इसी कॉन्फ्लिक्ट को हम लेटर ऑन अंबेडकर के साथ भी देखेंगे। अब देखो आप 19-21 का फर्क में, वहां पे क्या बोला गया था? यहाँ पे राम राज्य की बात, ये डेमोक्रेसी के अंगेंस्ट थे, वहां पे बी आर अम्बेडकर डेमोक्रेसी के फेवर में थे। लेकिन गांधी जी जो थे वो स्टिक टू द राम राज्य। वहां पे बोला कि आप कम्युनिटी लेवल पे लोग इकट्ठा होंगे, वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। गांव को स्ट्रांग बनाने की बात क्यों की गई थी? ठीक है, लेटर ऑन अगर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो आप देखो वहां पे जाके पंचायतों को कितनी पावर दी गई। ठीक है, पावरलेस बना दिया गया। लेटर ऑन 1922 1903 में जो थी, 1992 और 93 में, सॉरी, अमेंडमेंट्स की गई और वहां पे जो था फिर थोड़ी बहुत पावर दी गई वहां पे। ठीक है, अंबेडकर ने क्या बोला? ठीक है, कि बोला रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, अगर उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेंगे तो वो जो है, लेकिन यहाँ पे जो गांधी जी ने बोला, क्या बोला कि ये जो है मॉब रूल बन के रह जाएगा। कुछ लोग जो आगे आएंगे और एक लाइक डिक्टेटरशिप और कुछ लोगों का ही राज होगा। वो तब इसके लिए दे रहे थे। रही बात जो उन्होंने ऑन द बेस ऑफ कास्ट के लिए बोला था, गांधी जी वॉज अगेंस्ट अबॉलिशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में उनकी थी, लेकिन अबॉलिशन ऑफ कास्ट के बारे में नहीं था। उन्होंने बोला कि ये चीजें, अब वहां पे आप देखना कि अंबेडकर जो थे वो मनुस्मृति को क्यों जलाया करते थे, है पता आप लोगों को? ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूं कि इन्होंने जो राम राज्य की, क्या ये चीज इसको जो है वो अटेन नहीं किया जा सकता? मैं पूछ रहा हूं कि किया नहीं जा सकता? या जो आप अगर ग्लोबल लेवल में इस चीज का एग्जांपल लेते हैं तो कंट्रीज ने इसको अचीव किया है या नहीं किया है? कुछ एक कंट्रीज की हम बात, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम बात की जाती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की। ठीक है, जो आपकी जो इंडेक्सेस की रिपोर्ट आती है आप देखते होने उसमें, ठीक है, ऑलमोस्ट हर जो पैरामीटर्स हैं, हर जो इंडेक्सेस आते हैं, ठीक है, उसमें टॉप मोस्ट पोजीशन में होती है ना। क्लियर? ठीक है, और वहां पे रिक्रूटमेंट ऑफ, आप आर्मी की रिक्रूटमेंट की बात कर लो या पुलिस की, कितनी है? तो फिर राम राज्य क्या है? मैंने क्या बोला आपको? आर्मी और पुलिस, वो ठीक बोल रहे हैं आप, इन्वेड करेंगी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो वही तो बात की है कि अपने आप को जो है वो इतना कैपेबल बना देना है। शुरुआत किससे होगी? कानूनों को तो कौन तोड़ता है? फिर बोलते हैं कि लॉज आर मेक टू बी, कानून जो है वो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब शुरुआत कहां से होगी अल्टीमेटली? ठीक है, आप छोटा छोटा एग्जांपल ले लो। ठीक है, आप मान लो खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में चले गए, बार में चले गए, खाना खाने जाते हैं ना, ठीक है, एंड यू हैव पेड फॉर दैट। इज इट क्लियर? ठीक है, मान लो आपने खाना छोड़ दिया, आधी प्लेट जो है आपसे बची, फिर, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, फॉरेन कंट्रीज ऐसा नहीं होती। ठीक है, अभी रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड गए थे, उन्होंने किस्सा सुनाया, इटली में गए थे वो, एक बार रेस्टोरेंट में वहां पे खाना खाने के लिए बैठे थे। ठीक है, ग्लोबल जो कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, एंड ही हैड पेड फॉर दैट, तो वहां पे उनसे खाना बच गया। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक था वो उनके पास आया कि यू हैव टू फिनिश इट, अदरवाइज आपको घर, उन्होंने बोला कि क्यों? हमने तो पे किया है। बोला आपने पे किया है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फूड, अगर आप जो यूज कर रहे हैं, नो डाउट आपने पे किया है, आप जो रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं? कंट्री की, कंट्री की रिसोर्सेज के ऊपर। आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि हमने पे किया है उस चीज के लिए। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखो कि जो हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है। कितने लोग जो हैं, वो कितने करोड़ लोग जो हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता, है कि नहीं? अगर आप इसको प्रैक्टिकल लेवल में इन चीजों को देखें तो, ठीक है, बोलो ठीक बात है आपने पैसे पे किए, लेकिन आप
जो खत्म कर रहे हैं, आप जो गलत कर रहे हैं वो कंट्री के रिसोर्सेज के साथ कर रहे हैं। अल्टीमेटली बात किसकी है? नेशन की, कंट्री की। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, मतलब शुरुआत किससे होगी? हम दूसरों से एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते इस चीज को ना। गांधी जी का क्या है, अगर आप इसमें वो इसको जो है वो कंपेयर करना चाहें या क्रिटिक करना चाहें, गांधी जी क्या मानते थे इसके बारे में? एग्रेरियन की तरफ ज्यादा था, और उन्होंने जब बात की उन्होंने बोला कि ठीक है मॉडर्नाइज होने की। जब आपने बोला था कि मॉडर्न होने की बात करते हैं, आपने क्वेश्चन किया था ना 5 या 6 4 5 दिन पहले, आपने बोला था कि मॉडर्न की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बात किसके लिए की गई है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो वो बोलते हैं कि मॉडर्न होना ठीक है, इंडस्ट्री की भी हम बात ठीक करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का सेटअप उस चीज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए कि वहां पे जो है इंप्लॉयमेंट जो है वो 2 या 3 लोगों को मिल रही है। अगर आप इतनी बड़ी मशीनरीज को यूज कर रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को यूज कर रहे हैं जो कि 50 या 100 लोगों की जॉब को जो है वो वहां पे खत्म कर रही है, तो उससे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, तो वो इसके अंगेज थे, इसकी फेवर में थे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो। ठीक है, मॉडर्न होना गलत बात नहीं है, लेकिन आप दूसरी तरफ तो देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई ही फोकस्ड मोर ऑन द हैंडीक्राफ्ट, और जो विलेज इंडस्ट्री थी उसके ऊपर जो था वो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया गांधी जी के द्वारा। इज इट क्लियर? अगेंस्ट द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इन्होंने भी एक क्वेश्चन किया था उस दिन कि गांधी जी बोल रहे थे कि मॉडर्निटी की तरफ भी बढ़ना है, हमें मॉडर्न भी होना है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि मॉडर्निटी की तरफ भी बढ़ना है, तो इंडस्ट्रियल वो जो दौर था, हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई थी यूरोप में, वो कब हो गई थी? 70th 80th सेंचुरी से जो था वो स्टार्ट हो गई थी वहां पे। ठीक है, और वहां पे हमने देखा कि किस लेवल पे जो था वो कंट्रीज ने डेवलप भी किया था। तो हमें डेवलपमेंट की ओर भी जाना है। लेटर ऑन अब जापान की ही बात करते हैं। ठीक है, 1857 में क्यों हुआ ये जो कंट्री सक्सेसफुली? 1857 में जापान में कुछ भी नहीं था, जीरो लेवल में। 1942 में देखो आप, जब जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया, मॉडर्नाइज हुई ये कंट्रीज। ठीक है, अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, इंक्रीज किया आगे आने के लिए। ठीक है, तो ड्यूरिंग द नीड ऑफ आवर उसके अकॉर्डिंगली बोल रहे थे। प्लस पर उन्होंने बोला कि मोर फोकस जो किसके ऊपर रहेगा? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर रहेगा, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को जो है वो ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। लेटर ऑन अगर आप इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में देखेंगे तो वहां पे महल नवेस, जो महल नोबिस मॉडल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके लिए? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिसके बिल्कुल अंगेज थे वहां पे नेहरू और गांधी जी के आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे वहां पे। वो तो मैंने बात की आपको लोगों को, मैंने क्या बोला यहाँ पे, वो पॉइंट रखा मैंने कि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं वहां पे, अगर वो 100 लोगों की जॉब को खत्म कर रही है वहां पे, तो जो स्मॉल स्केल में हम यूज कर रहे हैं या रीजनल लेवल पे कर रहे हैं, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, अगर 50 या 60 लोग जो हैं वहां पे एम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो इसी के बेस पे तो उन्होंने बोला कि अगर आप रैपिड अमाउंट में कर देंगे तो वहां पे एक तरफ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना इंक्रीज हो जाए। टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है किसके ऊपर? इंडस्ट्री और मशीन्स के ऊपर। यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो ज्यादा एम्फेसिस था, ठीक है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा फोकस था। अगर आप लोगों ने वहां पे किया होगा, जो वेरियस एजुकेशन एक्ट लाए गए थे, एजुकेशन कमीशन पढ़े हुए हैं आप लोगों ने? मैकॉले मिनट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, हार्थो कमेटी के बारे में पढ़ा हुआ है, वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़ा हुआ है, सेडलर कमीशन के बारे में पढ़ा हुआ है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ठीक है, उसमें किसके बारे में? वर्धा स्कीम की बात की गई थी। उन्होंने क्या बोला लेटर ऑन जब बात की गई थी? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, याद है? भूल गए? क्या प्रोविजन रखे गए थे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1904 का था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे आया था? कर्जन ने तो दिया था, लेकिन कमीशन कौन सा था 1902 में? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो एक्ट कब आया था? इस साल के जो प्री का एचएस का पेपर देख लेना, जो आपका प्री का हुआ था, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? 1904 में। किसकी रिकमेंडेशन पे लाया गया था? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कर्जन आया था, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी थी 1902 में? कौन सा कमीशन था, भूल गए? रेलवे कमीशन। शॉर्ट मेमोरी लॉस है? बताया था कि नहीं बताया था? लिखवाया भी था वहां पे। रेलवे कमीशन में 1904 के कमीशन में, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो आया था, उसमें क्या रिकमेंडेशन लिखी गई थी? क्यों लाया गया था इस कमीशन को? जो बेसिक आइडिया था, बेसिक नीड थी, क्यों लाया था कर्जन इसको? टू टैकल द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जो क्रांतिकारियों का अड्डा बन चुकी हैं यूनिवर्सिटीज, उस चीज को भूल गए वो चीजें।
रिसर्च फेलो को जो था वहां पे उनका रिड्यूस कर दिया था और डायरेक्टली नॉमिनेट कर रहे थे वहां पे, ठीक है। पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा था ताकि जो है यहां से रेवोल्यूशनरी निकल के ना आए, भूल गए, ठीक है। और लेटर ऑन जब बात की गई, ठीक है, कौन सा हार्दो कमेटी की बात आती है या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आती है, उसके ऊपर किसके लिए ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था? उन्होंने बोला था मोर ऑन द क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूस कर दी जाएंगी सीट्स को, लेकिन उन्होंने बोला कि वहां पे जो है जो क्वालिटी एजुकेशन, तो फिर जो बाकी बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? उनको जो है वोकेशनल कोर्सेज में डाल दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट किए जाए, हैंडीक्राफ्ट में भेज दिया जाए, क्लियर कट, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोग, अब आप देख रहे होने कि एक जो है इंडिया में जो है एक ट्रेंड चलता है कि किस तरफ हर साल जो है कितनी लाखों के तादाद में जो है वो इंजीनियर्स तैयार किए जाते हैं इंडिया में। प्रोडक्टिविटी देखो, आप हंस रहे हैं कुछ लोग, मतलब आप बीटेक की हो नहीं आप लोगों ने, ठीक है। और उसमें से एम्प्लॉयमेंट रेट देख लो और अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स नॉट अबाउट द एजुकेशन, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, कि आप क्वालिटी कितनी दे पा रहे हैं। रिकमेंडेशंस के ऊपर बात की लेकिन वहां पे इंप्लीमेंट कहां हो पाए ग्राउंड लेवल पे, भूल गए उन चीजों को, है कि नहीं? ठीक है, फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, तभी तो आप आए दिनों न्यूज में देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जो है वो ब्रिज कोलैप्स हो गया विद इन द 2 years ऑफ टाइम, 2 साल बनने के बाद में ही, और यहाँ पे जो है वो फ्लाईओवर कोलैप्स हो गया बिहार में, यूपी में, या एनीवेयर, ठीक है। देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो वहां पे, क्यों? क्योंकि जब आप इस रेट से जो है, इस फास्ट रेट से जो है इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे क्वालिटी का ध्यान तो दिया ही नहीं जा रहा है, क्वांटिटी का ध्यान दिया जा रहा है सिर्फ, ठीक है। और कंपैरेटिवली अगर बात की जाए, दूसरे नंबर पे करप्शन की बात भी आती है। जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे टेन्योर पे बनाए गए हैं, आप कन्याकुमारी में देख लो, जो साउथ इंडिया में डबल डेकर ब्रिज जो है, ठीक है, वहां पे जब ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे जो है नीचे ट्रेन चलती है और ऊपर जो है वो रोड एक्टिविटीज के लिए बनाया गया, तो कितने टाइम पुराने हैं वो, 100-150 साल पहले, कंपैरेटिवली जो आज के बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हम लोगों से कम करप्ट थे, मतलब हम लोगों में ज्यादा करप्शन है, ठीक है कि नहीं? क्वालिटी की अगर बात आती है तो उन्होंने वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? सार्जेंट प्लान में क्या बोला गया था इससे पहले हार्दो कमेटी में? बोला कि जो एजुकेशन लेवल 40 इयर्स में हमारा टारगेट यही है कि जो अगले 40 इयर्स तक जो एजुकेशन का लेवल ब्रिटेन में है उसको जो अचीव किया जाएगा इंडिया में। इंप्लीमेंट हो पाई चीजें? नहीं हो पाई, ठीक है। लेटर ऑन आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी देखो आप, अगर हम रिसेंट टाइम की बात करते हैं, हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है? 83 पॉइंट, सॉरी 82 पॉइंट समथिंग, और अगर हम जनरली बात करें 83% समथिंग, ठीक है। तो कहां पे जो है, और एजुकेशन के आप उसको लिटरेसी रेट को जो जैसे मापा जाता है, जो उसके पैरामीटर्स हैं वो क्या है कि जो 7th में पढ़ता है बच्चा, 8th में, वो अपना नाम लिख सकता है या नहीं, फिर आप उसको जो है वो पैरामीटर्स रखते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, मिड डे मील को चलाया गया, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए चिल्ड्रन को, और जो दे कांट अफोर्ड, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको लिए अटल वर्दी स्कीम चलाई गई, ठीक है, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन हो सके किनकी? बच्चों की, मासेस की। सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन की बात की गई, मैकेनाइजेशन रिप्लेसिंग ह्यूमन लेबरर्स, एंड क्रिटिकली एनालाइज किया करो चीजों को, सोचा करो, थिंकिंग किया करो कि ऐसा है तो क्यों है, इंप्लीमेंटेशन अगर उस टाइम पे ऐसी थी तो आज के टाइम पे इसकी क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, रिपरकशंस क्या हैं इसके, ठीक है। अगर ये बात बोली गई थी तो इनकी इंप्लीमेंटेशन क्यों? अब आज के टाइम पे आप देखते हैं स्कीम्स, तो हम आए दिनों सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर की बात है, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लाखों स्कीम्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन आप ये देखो कि ग्राउंड लेवल पे उनकी इंप्लीमेंटेशन कितनी हो पाती है। एजुकेशन के ऊपर आप स्कीम्स देख लो, एग्रीकल्चर के ऊपर आप स्कीम्स, हर एक सेक्टर, हेल्थ के ऊपर आप स्कीम देख लो, ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जिसके ऊपर स्कीम्स की बाढ़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली बात किसके ऊपर आ जाती है? इंप्लीमेंटेशन की, ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन की, ठीक है, ठीक है। जो आपकी जो अपर लेयर है, ठीक है, जो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है वो स्टडी के लिए कहां भेजा जाएगा? एब्रॉड में। वहां से जब सीख के आएंगे तो यहाँ पे वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन अच्छी होगी और काम हो पाएगा, ठीक है। लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल अंगेज थे,
ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात थी, उन्होंने स्पेशली बोला हुआ था। जो हम डेटा हम देखते हैं, नई तालीम 1937 में वर्धा में जो थी वो ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की गई थी वहां पे, ठीक है, वर्धा में। वहां पे उन्होंने बोला था इसके बारे में कि हैंडीक्राफ्ट के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए, और बेसिकली ठीक है कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 1 to 7th। और उसके बाद जो आपकी प्राइमरी लेवल है, ठीक है, वहां पे जो एजुकेशन होनी चाहिए वो माध्यम क्या रहेगा, हिंदी। और मोस्ट ऑफ द आपकी जो एजुकेशन का माध्यम है वो वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में ही रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा जो एम्फेसाइज कर रहे थे किसके ऊपर, लोकल लैंग्वेजेस और अपने ही कंट्री के बेसिस के ऊपर। वो इसके अंगेंस्ट थे कि बाहर भेजा जाए पढ़ने के लिए इंस्टेड ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है, गांधी जी के साइड में लिख लो अब इसमें, अंगेंस्ट द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ, सर प्लीज थोड़ा स्लो लिखवाओ, फास्ट लिखवा रहा हूं, फास्ट है, आंसर राइटिंग में दिक्कत होगी, फिर साथ के साथ ही प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वहां पे कैसे स्लो लिखोगे। अंगेंस्ट वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, हैबिट को इनकलकेट करो। देखो जो ये होता है ना, जो आपके सारी क्वालिटीज होती हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ये ओवरनाइट प्रोसेस है कि आप शाम को लिखने बैठे और सवेरे जो है आपने पूरे 30 मार खान बन गए, ठीक है। या जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, अगर क्लासरूम के अंदर आप बैठे हैं तो ये धीरे धीरे करके जो है ये चीजें जो हैं वो इनकलकेट होती हैं। हैबिट्स जो हैं ये ओवरनाइट नहीं है, हर चीज को जो है ग्रेजुअली आपकी जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन नेचर होता है, वो धीरे धीरे ही इन चीजों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें ही एक दिन बड़ा बदलाव लाती हैं, और ये एक्सपेक्ट करेंगे आपकी सवेरे से शाम को हो जाएगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही जब लिखने की बात आती है तो धीरे धीरे क्लासरूम से ही स्टार्ट, ठीक है, लास्ट तक जो है एग्जाम तक आपके ऊपर खुद ही हैबिट इनकलकेट हो जाएगी कि आपका जो पेन है, आपकी जो कलम है, वो रफ्तार खुद पकड़ देगी, ठीक है। नई तालीम, गांधी कंसीव नई तालीम और बेसिक एजुकेशन ऑफ ऑल, नई तालीम और बेसिक एजुकेशन ऑफ ऑल, इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके। एकेडमिक्स की बात भी कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात भी कर रहे हैं, मैनुअल लेबर की बात भी कर रहे हैं, गांधी जी ने कुकिंग के बारे में भी बोला था। ये सारी चीजें ओवरऑल जो है वो इसमें कवर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस में आएगा। सुभाष चंद्र बोस में डीपली अट्रैक्टेड टू मिलिट्री डिसिप्लिन, ठीक है। दूसरी तरफ गांधी जी का जो मानना था, नई तालीम कॉन्सेप्ट बताना सर। नई तालीम के बारे में जो बोला गया था सुदेश, इसमें बेसिक एजुकेशन की बात की गई थी। एक्चुअल में इनकी वर्धा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई थी। बेसिकली जो चेंजेस करने हैं किसमें, एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस करने थे। 1937 में इलेक्शन भी हुए थे और जिसमें जो थी मोस्ट ऑफ सीट में कांग्रेस जीत के भी आई थी। लेटर ऑन ये जो स्कीम थी, वर्धा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है इसको, नई तालीम, इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया नहीं जा सका। क्यों? 1913 में जो था वो आउटब्रेक हो गया किसका, वर्ल्ड वॉर सेकंड का। और यहां पे जो थी लगभग लगभग 28 महीने के बाद जो था, जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिजाइन कर दी सभी ने। दैट्स वाई ये जो स्कीम थी वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। लेटर ऑन इसके बारे में बात की गई थी। हाँ जी, ईयर शालिनी 1937। क्लियर? लिख लो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, डीपली अट्रैक्टेड टू मिलिट्री डिसिप्लिन। सुभाष चंद्र बोस में आ गया डीपली अट्रैक्टेड टू मिलिट्री डिसिप्लिन। महात्मा गांधी अगेंस्ट द मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म मतलब अगर ओवरऑल बात करनी हो, फिर यहां पे बात करेंगे किसकी, वो बोलते हैं कि राम राज्य वाज टू बी बिल्ट, वही राम राज्य ही जो है वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस सिखाएगा, ठीक है। मिलिट्री की बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि मारकाट होगी। उन्होंने बोला कि विलेज को जो जो है वो 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने अपने अकॉर्डिंगली वहां पे कर लेंगे उसकी, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवा के, वरना की ही तो बात की है, ठीक है। लेटर ऑन हम देखेंगे सुभाष जो अंबेडकर ने बोला, मनुस्मृति की बात आती है, अंबेडकर ने क्या बोला, अंबेडकर ने बोला कि ये कास्ट सिस्टम की जब बात आती है तो ये कहां से आती है, जो हमारे शास्त्र हैं, अगर हम भगवत गीता की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, शास्त्र की, लेकिन गांधी जी इसका क्रिटिक करते थे कि ऐसा नहीं है, वहां से लिया गया है। दैट्स वाई जो ज्यादातर मनुस्मृति को जलाया करते थे कौन, B.R. अंबेडकर, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि इंटरडाइनिंग के बारे में, उन्होंने बोला कि इंटर मैरिज की बात की उन्होंने। इंटर मैरिज के लिए क्यों बोला था उन्होंने,
उसका क्या वहां पे ग्रीवांस दिया था कि उसके लिए इंटर कास्ट मैरिज के अगेंस्ट बोला था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? जो अपर कास्ट है वहां पे भी कहाँ हो रही? मान लो हमारी जो सोसाइटी है वहां पे जो पंडित लोग हैं, शर्मा है, ठीक है, वो भी राजपूत के हाथ से खाना नहीं खाते, कुछ पंडित हैं जो खुद खाना बनाते हैं, तो इंटर डाइनिंग का तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट एलिजिबल हो रहा है, अपर कास्ट में भी हो रहा है ना। मैंने क्या बोला आपको? आपने बोला कि इंटर मैरिज तो ठीक है, लेकिन इंटर डाइनिंग, गांधी जी ने क्या ग्रीवांस दिया था? अपर कास्ट में भी ये चीजें तो इंप्लीमेंट हो रही हैं, वहां पे भी तो बाइफर्केशंस हैं, वहां पे भी कौन सी इंटर कास्ट मैरिजेस हो रही हैं? डिवीजन तो मैं इनकी जो आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं ना, ठीक है, कर तो रहा है, ठीक है, अब हम बेसिकली बात किसके ऊपर कर रहे हैं? आइडियोलॉजिकल क्लैशेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। एक तरफ बोस ने क्या बोला, ही वॉज अगेंस्ट इट, लिखा हुआ है ना वहां पे डायरेक्टली। आपने पर्सनल ओपिनियन नहीं, अनबायस्ड मैंने बोला है कि अनबायस्ड अप्रोच के साथ आपको कोई भी आंसर देना है। हाँ, तो आप अगर आपने इस चीज को देखना है, एनसीएम को पढ़ा है ना आप लोग, अरे आप कैसे देंगे इसका आंसर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? सबसे पहले हम बात करेंगे अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, अब सबसे पहली बात आती है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ये आपको वेरीफाई करना है कि वहां पे पूछा गया है डिस्कस, वहां पे पूछा गया है क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, या वहां पे पूछा गया है एक्सप्लेन। ये जो वर्ड होते हैं ना, इनका अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई होगी, उसके बाद वर्ड्स। अगर वहां पे ज्यादा वर्ड्स की डिमांड है तो हमने इसकी शुरुआत करनी है कहां से? ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैस्केयर, और जो वहां से जेनेसिस स्टार्ट हुए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च क्यों किया गया था? क्या क्या रीजन था उसके लिए? बताओ आप लोग, क्या रीजन था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया गया था? खिलाफत इशू चल रहा था और साथ में जलियांवाला बाग मूवमेंट थी। अब इन्होंने पूछा कि वहां पे विड्रॉ की बात आती है, अल्टीमेटली हमने आंसर को कहां तक ले जाना है? विड्रॉल तक। अब बात आती है विड्रॉल की। जब बात की विड्रॉल की, 5 ऑफ द फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरा चौरी इंसिडेंट होता है। गांधी जी की प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट 3 मूवमेंट लॉन्च की गई, किसके ऊपर की गई थी? सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस के ऊपर। आप गांधी जी की फिलोसफी को बताएंगे वहां पे, ठीक है। गांधी जी ने किसके बारे में बोला हुआ था? सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के ऊपर। लेटर ऑन अगर हम बात करते हैं, जो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, वहां पे साइन किया जाता है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाता है, कुछ एक को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जहां पे जो वायलेंस वाले हैं उनको कहां छोड़ा जाता है? ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो फांसी दी जाती है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो अल्टीमेटली विड्रॉ किया गया। तो हमने यहाँ पे बोलना था, लिखना था उसके अकॉर्डिंगली कि गांधी जी ने किसके बारे में बात की हुई है? सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के ऊपर। हमने स्पेसिफिकली बेसिकली जो बात करनी है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर करनी है, क्योंकि वो जो वहां पे इंसिडेंट हुआ था वो तो हुआ था, ठीक है। और दैट्स वाई उन्होंने वहां पे गांधी जी को अरेस्ट किया था। और मैंने वहां पे कोर्ट बताया हुआ था, जब गांधी जी को वहां पे अदालत में ले जाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, तो उन्होंने बोला कि अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बिहाफ में कोई गलती है, तो आपके जो कानून में, आपके जो लॉ में सबसे हायर मोस्ट सजा है वो मुझे दे दी जाए, अगर फिर भी आप लोगों को लगता है। बात तो प्रिंसिपल्स की थी ना। दैट्स वाई इवन विद इन द कांग्रेस कितने जो लीडर थे वो अंगेज थे गांधी जी के कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ना विड्रॉ किया जाए, जो अपने पूरे मोमेंटम में थी उस टाइम पे। क्लियर? लेकिन बात किसके लिए कर रहे थे? सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस के लिए। अहिंसा तो हुई वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने फ्रेम करना है आंसर को। इज इट क्लियर? और जो भी अपने आंसर लिखना है उसको एक अनबायस्ड अप्रोच में लिखना है। वहां पे आपने हार्ड एंड फास्ट, अगर कुछ लोग जो है, मतलब मैं ये बोलता हूं कि स्पेशली कई लोगों का मानना ये होता है कि हाँ जी हम मानते हैं, मैंने आपको इस चीज से स्पेशली भी बताया था। हाँ, अनुज कुमार बोलते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बट वर्ना विल रिमेन बिकॉज स्पेशलिटी ऑफ देयर वर्क, ठीक है। जलियांवाला बाग, ठीक है। तो यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा था मैं? नहीं, अभी क्या बोला मैंने आपको लास्टली? अभी अभी जस्ट क्या बोल रहा था मैं? अभी यहाँ पे पढ़ने से पहले क्या बोल रहा था मैं? गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ, तो हमने बोला कि कुछ लोगों की अप्रोच जो है वो उसके अकॉर्डिंगली भी रहती है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी ना होती, ठीक है। वो एक अलग अलग तरीके से जो है। अब शाम के बैच है मेरा, जो शाम के बैच में क्लास होती है, जो एचएस का बैच चल रहा है हमारा लोगों का, तो उसमें एक लड़के ने पूछ लिया बीच में, ठीक है, कि जो था फिर वहां पे जो था वो मुद्दा काफी गर्मा भी गया, ठीक है। और उन्होंने पूछा कि सर जो भगत सिंह था
भगत सिंह था, ऐसे किया, तो फिर मैं भी थोड़ा सा हाइपर हो गया। वो एक्चुअली देखो, जो भगत सिंह है ना, वो बेसिकली हम उनकी मतलब मिट्टी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटीज है ना, यू कांट कंपेयर उनका भारत रत्न या नोबेल प्राइज के, तो एटलीस्ट यू हैव टू, मतलब इनके लिए जो है सम्मान होना चाहिए। भगत सिंह की बात है तो वो बोलते हैं कि भगत सिंह ने जो है वो, जो नेहरू ने कहते हैं जो पूर्ण स्वराज का था, स्वराज का जो था आइडिया था, वो भगत सिंह से लिया था। नहीं समझे? क्या समझे? क्वेश्चन किया उन्होंने पुटअप कि जो नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की थी ना, स्वराज की बात हो रही है, ये इन्होंने लिया है किससे? भगत सिंह से बात की है। तो वो बोलते हैं कि सर आप बताओ, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैंने बोला आप जस्टिफाई करो, कैसे बोल रहे हैं आप? स्वराज की हमने फर्स्ट टाइम कब बात की थी? उससे पहले 1906 में। वेरी गुड, 1906 में बात की थी। भगत सिंह उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने क्या बोला था? 1906 में स्वराज की बात तो की गई थी, बट दे डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्वराज एट दैट टाइम। स्वराज मूवमेंट को तो लॉन्च किया गया था। हाँ जी, वर्ड यूज किया गया था, लेकिन बात तो पहले से चल पड़ी थी स्वराज के बारे में। गांधी जी की आइडियोलॉजी अलग थी और स्वराज की अलग थी। ठीक है, इसमें कुछ हिस्टोरियन का मानना यह भी था कि अगर शायद भगत सिंह अगले 40-50 सालों तक और जिंदा रह जाते तो इंडिया को जो है वो लेनिनिज्म से लेमिनेट कर जाते। तो यहाँ पे ज्यादा सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस रहता है इंडिया में कंपैरेटिवली। जो हमारा आज का इंडिया है तो काफी दिन रात का फर्क होता है, वहां पे आइडियोलॉजिकल क्लैशेस। ठीक है, तो आपने इस चीज को जस्टिफाई भी करना है और एक अनबायस्ड अप्रोच। ठीक है, फिर उसमें ये बोल देते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, ये है वो है। ठीक है, या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, और जो कुछ भगत सिंह के क्रिटिक हैं वो भगत सिंह के खिलाफ बुरा बोलते हैं कि रेवोल्यूशनरी। अब हमने वो जो बॉम्ब फेंका गया था, असेंबली में फेंका गया था, ठीक है, केस हुआ था, वहां पे हमने देखा कि जो बॉम्ब फेंका गया था बेसिकली उसमें से किसी को भी हार्म नहीं हुआ था। ठीक है, किसके लिए फेंका गया था वो बिल? कौन कौन से मेक द, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लेकिन बिल कौन से पास हो रहे थे वहां पे? पब्लिक सेफ्टी बिल। लिखो गांधी और अंबेडकर नेक्स्ट। गांधी एंड अंबेडकर, एक तरफ फर्स्टली गांधी लिखेंगे आप, फिर दूसरी तरफ अंबेडकर। इस तरफ गांधी लिख लेना, पहले गांधी लिख लेना, अंबेडकर हम गांधी की स्टेटमेंट पहले लिखेंगे यहाँ पे, अंबेडकर की बात में। अब इसी पे आ रहे हैं, जैसे आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी पे आगे आएंगे। यहाँ पे बी आर अम्बेडकर का भी अलग स्टैंड था, डिसीजन था, और गांधी का भी अलग था। उन्होंने बोला कि हम जो यूनाइटेड हैं, गांधी जी ने बोला कि हमारी तो एक परंपरा रही है, हमारा इतिहास है कि हम तो चाहे प्राचीन काल की बात कर लें, एंशियंट इंडिया की बात कर लें, मेडिवल की, जबकि अंबेडकर बोलते थे कि हमें जो लीगली बाइंड किया गया है वो बाय द ब्रिटिशर्स किया गया है। इज इट क्लियर और नॉट? हम तो ब्रिटिशर्स की बदौलत ही जो है वो बाइंड है, यूनाइटेड है, अगर आप यूनिटी की बात करते हैं तो। है हाँ, तो लीगली वहां पे अब आप देखो ना, उन उन अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग जो फैक्शंस हैं इनके अपने, उसके ऊपर। यहाँ पे सेंटर और स्टेट की तो बात ही नहीं है। फेडरल मतलब अगर आपने सेंटर और स्टेट की बात की तो आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं पार्शियली। ठीक है, टोटली नहीं बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको वो चीज बताई थी वहां पे, किसके लिए बात हो रही है आजकल की, सेंटर को जो है वो लेस पावर्स दी गई हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, वो ये चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पे डिवीजन हो, फेडरल स्ट्रक्चर आए, सेंटर और स्टेट, यूनिटरी बेस। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। क्लियर? और ऐसा नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात की, नेशनलिज्म की, आज के टाइम पे लबासना का नाम तो आप लोगों ने सभी ने सुना है, मसूरी में ना, जहाँ पे आईएएस ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे एवरी ईयर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है और एक स्पीच ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसमें स्पेशली फ्रॉम द साइट ऑफ आरएसएस की तरफ से वहां पे जो वक्ता लोग हैं वो जाते हैं और स्पेशली स्पीच दी जाती है सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। हाँ, वो अलग मतलब नेशनलिज्म के ऊपर। अगर यहाँ पे अगर बात करें नेशनलिज्म की, अगर आरएसएस के लोग वहां पे जाकर स्पीच दे रहे हैं तो टुवर्ड द हिंदुइज्म, या जो सॉफ्ट हिंदुइज्म की बात कर लें, वहां पे अगेंस्ट नहीं बोल सकते।
ठीक है, वो तो मोहन भागवत भी बोलते हैं, साथ में मुस्लिमों को बिठा के बात करते हैं। पर आपने जो भी आंसर लिखना है ना, वो बिल्कुल भी अनबायस्ड तरीके से लिखना है और सोच समझ के, बिल्कुल भी कि वहां पे ऐसा ना लगे कि आप एक जो बात कर रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट वे में कर रहे हैं। ठीक है, बिटवीन दी लाइन। ठीक है, ना वो राइटिस्ट लगे ना वो लेफ्टिस्ट लगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेफ्टिस्ट की तरफ चलेंगे तो भी दिक्कत है फिर। ठीक है, अगर आप लाहौल स्पीति की बात करते हैं, किन्नौर की बात करते हैं, कुल्लू मनाली की बात करते हैं, अपर हिमाचल का जो प्रेवलेंट है जहां पे कल्चर है, ये चीजें वहां पे भी प्रेवलेंट है, वहां पे इन चीजों को अब भी माना जाता है, जो देवता का कॉन्सेप्ट है एंड ऑल थिंग्स। ठीक है। ठीक है। और वो चीजें चलती हैं कि वहां पे कि अगर मान लो ये चीज हो जाती है तो फिर अल्टीमेटली शुद्धि के लिए जो है वो फिर बलि दी जाती है। ठीक है, बलि का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्रिविलेंट हैं। ठीक है, खास तौर पर अब तो जिसको बलि को जो था वो बैन कर दिया गया था हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से। जो आप बात कर रहे हैं ना, 1928 में जो इंसिडेंट हुआ था, वहां पे बेटा बाप के अगेंस्ट हो गया था। बोला पिताजी हम बात किसके लिए कर रहे हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, आपने डोमिनियन मांग लिया। ठीक है, और वहां पे जो एक यंग विंग था, सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेहरू हो गए, ये एक तरफ थे और इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जो सीनियर थे। बाद में आप देखेंगे लेटर 1930 के बाद इनकी डोमिनेंस ज्यादा हो जाती है और दूसरे जो है वो साइड लाइन हो जाते हैं, इनका कद बढ़ जाता है। उसको डाल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली, मतलब फ्रेम करके कि ये लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली वहां पे फिट बैठ सकता है, और जो इसका क्रिटिक्स है अगर सामने से अगर वो होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपने उसको डिसाइड करना है। हाँ जी, ऑल क्लियर। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, मिलते हैं।